नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। निकाय चुनाव में लगातार तमाम मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग दांव चल रही हैं, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में कुछ ऐसा देखने को आपको मिला है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 350 उम्मीदवारों को, मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि 2022 का अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी थी। और उसके बाद निकाय चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारना किस तरह की राजनीति बदल रही है, क्या इसको संकेत देता है, या फिर मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, ये संकेत दे रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी का गणित बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, या फिर देखिए बसपा ने जिस तरह से एक पासा फेंका है दलित और मुस्लिम के गठजोड़ का, उसका तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर क्या हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, और क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये जो प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी का, क्या यह सफल होगा? इसी पर आज कुरुक्षेत्र में बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उनको सुनते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति और मजहब और क्षेत्र के आधार पर निर्णय नहीं करती है। कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्णय करती है, वहाँ के वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी जहाँ पर जीतने की संभावनाएं रहती है वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों को भी खड़ा करती रही है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुसलमान विरोधी और टिकट न देने की बात कहा करते थे। आज मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। सपा बसपा कांग्रेस जो लटकाने का, भटकाने का और बहकाने का काम करते रहे, मोदी जी और योगी जी की नीतियों ने एक नया अध्याय लिखा है, एक नई शुरुआत की है। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं, तो ये भ्रम फैलाने के लिए कैंडिडेट चुराने का काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ कोई नहीं है इनके पास टिकट न लोग मांगने वाले नहीं है, और वहाँ खड़ा कर दिया होगा। कर्नाटका में क्यों नहीं लड़ा देते? एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ाया। कर्नाटका में भी तो चुनाव हो रहा है। केरल में क्यों नहीं, जहां अल्पसंख्यकों की भारी संख्या है, वहां क्यों नहीं लड़ाया? वहां तो सांसद का भी चुनाव हुआ, विधानसभाओं के भी होते हैं, वहां तो नहीं है। कर्नाटका में तो अभी चुनाव हुआ। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तमाम मेहमानों से आपका स्वागत कराते हैं। हमारे साथ दीपक बघेल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ समीर सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा डीपी सिंह जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपक बघेल जी आपके पास ही शुरुआत करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहा यह जाता था कि एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिमों की कोई जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अचानक से ये तमाम आरोप विपक्ष लगाता था, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि जो तमाम आप निकाय चुनाव में देखिए मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा गया है? क्या राजनीति का परिदृश्य बदलने की कोशिश है? क्या जो पसमानदा सम्मेलन आयोजित किया गया उसके जरिए मुस्लिमों का विश्वास जीतने की कोशिश है? दीपक जी। दरअसल शांतनु जी, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी, दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद से सत्ता के अंदर आई है, तो जो गण की राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, जो वर्ग विशेष की राजनीति है, उस पर प्रहार करने का काम किया या उसको ध्वस्त करने का काम किया। आपने लगातार देखा होगा 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो गरीबों की और बात करी, तो वो गरीबों तक कल्याणकारी योजना पहुंचाने का काम किया। उसका नतीजा है कि आज देखिए जो वर्ग की जो वोट बैंक की राजनीति थी या जो तुष्टीकरण की जो वोट बैंक की राजनीति थी, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। आज देखिए, किसी गरीब का अगर सर पर छत नहीं है तो उस गरीब को छत देने का काम किया। अगर कोई गरीब प्यासा है तो उसे नल से जल देने का काम किया जा रहा है। अगर कोई गरीब भूखा है तो उसको खाना खिलाने का काम किया जा रहा है, राशन बंटवाने का काम किया जा रहा है। ये किसी जाति बंधन में नहीं आते या मत मजहब के अंदर नहीं आते।
भारतीय जनता पार्टी ने तो क्षेत्र भाषा धर्म से बाहर निकलकर काम किया और हर एक व्यक्ति के लिए काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में सभी वर्ग हाथ जोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव एक नारा लेकर चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। तो अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, ये कहने का मेरा मतलब है। निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव में तो मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया था आपने, अचानक से नगर निकाय चुनाव में ये टिकट क्यों दिया जा रहा है, ये जानने की इच्छा है। ये बताइए आप किस तरह से चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि परसेप्शन जो एक बना हुआ है ना, बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसको लेकर किस तरह से आप लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए शांतनु जी, ये जो परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये हमारी तरफ से बनाया गया परसेप्शन नहीं है, ये तो विरोधी और विपक्षी दलों के द्वारा बनाया हुआ परसेप्शन है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो, हमने तो कहा ना, सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब सब में मुसलमान भी आते हैं, सब में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, तो हमने सबके साथ की बात करी, और उस सबके साथ के अंदर बात करी जाए, अगर टिकट देने की बात आई तो हमने तो सीधा नीति थी हमारी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखे हम ऐसे कैंडिडेट को देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास रखे हम ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी स्वीकार्यता हो हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, और जिसको जनता का विश्वास हो उसको चुनाव लड़ाएंगे, और वही भारतीय जनता पार्टी सदैव करती आ रही है। अगर किसी ऐसा प्रत्याशी जो मुस्लिम समाज से आता है, अगर उससे भी अगर जनता विश्वास करती है तो भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट देने का काम करती है, और वो अन्य किसी वर्ग से आ सकता है उसको भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और भारतीय जनता पार्टी की देखिए स्पष्ट नीति है, सेवा, सुरक्षा, सुशासन और विकास, और हम उसी नीति के तहत आज प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है समीर सिंह जी, देखिए नगर पंचायत के 34 टिकट जो है वो मुस्लिमों को बीजेपी के द्वारा दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी का एक जो परंपरागत वोटर जो है कहा जाए, अम्बाई जो फैक्टर, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, और उसी वोट बैंक पे अब बीजेपी के द्वारा सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा? जी शांतनु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट दे रही है तो ये तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप। भाई फाइनली भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भी इस देश के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी समुदाय हैं। इस देश की प्रगति में मुसलमानों का उतना ही हाथ है जितना बाकी समुदायों का है, और जब तक मुसलमानों को साथ लेके आप नहीं चलेंगे तब तक जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, और समाजवादी पार्टी को तो इनफैक्ट समाजवादी पार्टी के जितना विपक्ष है, जो हम मुसलमानों की आवाज़ उठाने और मुस्लिम की आवाज़ बुलंद करने की जो बात करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि क्या कहते हैं, कम से कम हमारी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी को डर के चाहे रूप में दिखी, चाहे चैलेंज के रूप में दिखी, चाहे किसी भी तरह के रूप में दिखी, उन्होंने कम से कम एक स्टेप लिया। लेकिन अब जो असली बात है वो असली बात ये है कि अगर आज नगर निकाय के चुनाव में, क्योंकि देखिए नगर निकाय का जो चुनाव है बहुत सबसे अगर देखा जाए सबसे छोटे चुनाव है, सबसे छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, बहुत लोकल मुद्दे, और जो उम्मीदवार है उनका जो पर्सनल बेस होता है वो बहुत फैक्टर प्ले करता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट दे रही है वो शायद सीटें निकालने के लिए दे रही है, क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो भी है, प्लस परसेप्शन की राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने करी है। तो वो ये एक ऑप्टिक्स का करने का तरीका है कि देखिए हमने भी मुसलमानों को टिकट दिया है ताकि जो विपक्ष जो बात बोलता है उस पर एक अंकुश लग जाए। लेकिन अगर आप बात करें कि विधानसभा चुनावों की, जो आपने खुद मुद्दा उठाया, जैसे अभी आपने जो बाइट चलाई थी उसमें भी ये बात उठाई गई कि बाकी प्रदेशों में क्या हमें दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं बाकी प्रदेशों में, क्या अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रणनीति है कि वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे जाएं? क्या हमारे देश की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद है? क्या हमारी प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट है? नहीं। तो बात यही है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जहाँ पे मुसलमानों की आपको होनी चाहिए सदस्यता, जहाँ पे उनकी से होनी चाहिए, वहाँ पे आपने उनको कोई भी ऐसा पद नहीं दे रखा, उनके आपने सदस्यता नहीं दे रखी क्योंकि आपने टिकट ही नहीं दिए। लेकिन नगर निकाय के चुनाव में आपने इस तरह के करने के लिए, ताकि एक ऑप्टिक्स का, एक परसेप्शन की राजनीति खेलने के लिए आपने ये कदम उठाया। लेकिन जो आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या समाजवादी पार्टी को इससे कोई नुकसान है, समाजवादी पार्टी को जिससे बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि देखिए अगर 9 साल बाद, 9 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार के, और 6 साल से प्रदेश में जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जितना उनको डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरीके की सरकार की नीतियां उनके विरोध में आ रही हैं, उनके खिलाफ आ रही हैं, तो अगर ये सब के देखने के बाद अगर उनको लगता है कि वो अगर कुछ 35 टिकट दे देंगे जिला पंचायत, नगर पंचायत के, या फिर ऐसा कुछ करेंगे कि उसमें से मुसलमानों के जितना भी अत्याचार हुआ है वो सब भूल जाएंगे,
तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई छोटा सा छोटा जख्म ही नहीं भरता। ये तो 9 साल और 6 साल के जख्म है जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को देती हुई आ रही है। तो जो भी गेम खेलना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, ये उनको औंधे मुंह लाके छोड़ेगा। और मुस्लिम जितना भी समाज है उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के असली रंग क्या है और कौन सी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है, कौन सी पार्टी है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। और ये सब डिसीजंस, और सिर्फ ये मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, ये निकाय चुनाव होने वाले हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, चाहे पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक उनके खुद की जो संगठन है उसमें जो फूट पड़ी है चुनाव के जो इलेक्शंस में, जो चाहे कैंडिडेट्स को लेके हो चाहे बाकी चीजों को लेकर, वो आप देखेंगे कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो जनता है जो ट्रस्ट हो चुकी है वो समाजवादी पार्टी की। ठीक है, डीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी सिंह जी, किस तरह से देखते हैं आप ये? देखिए, नया प्रयोग बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है नगर निकाय चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी जो है वो भी नगर निकाय चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रही है। तो किस तरह से देखते हैं आप, कांग्रेस पार्टी को कितनी टक्कर दे पाएंगे? और क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं सबसे कम बीजेपी को ही मिलता है, तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी का ये जो कदम है? देखिए शांतनु भाई, बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, और बड़े बड़े लच्छेदार इनके जो एक नारे होते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। सच तो यह है शांतनु भाई कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये केवल झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, नफरत फैलाना, केवल जनता को डरा धमका करके कैसे ये सत्ता पर बने रहें और कैसे लोग जनता की आंखों में धूल झोंके, ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। अब रही बात निकाय चुनाव में मुस्लिम को इनको खड़ा करना, क्या मेयर का जो 17 मेयर है एक भी कैंडिडेट खड़ा किया? क्या अभी जो है विधानसभा 2022 का चुनाव था, एक भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया? क्या कर्नाटक में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, एक भी मुसलमान इन्होंने खड़ा किया? क्या लोकसभा में इन्होंने अभी 2019 में एक भी कैंडिडेट खड़ा किया? सच तो अब क्यों खड़ा किया, क्या लगता है आपको? तो ये है जी कि ये केवल, सही कहा हमारे मित्र समीर भाई ने कि इनके पास बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक विविधता वाला प्रदेश है और बहुत ही बड़ा भूभाग है। यहाँ पे 26 करोड़ से ज़्यादा यहाँ आबादी रहती है। बहुत सारे क्षेत्रों में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे ज़िले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, और वहाँ पे सच तो यह इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले होंगे। और ये जो है इनकी जो पूरे संपूर्ण विपक्ष की जो एका दिख रही है, और जो इन्हें नाना प्रकार के जो इन्होंने जो हालात किए हैं, अभी कुछ दिन पहले जो है जो कर्नल थापर जी ने, पूर्व इन्हीं के जो है नेता जो सत्यपाल मलिक जी का जो अभी इंटरव्यू आया है वो अभी सामने है। और जो यहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस एक तरफा स्वीप कर रही है, ये 10-20 सीटों के लिए तरस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्षस्थ नेता, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, कई सारे सांसद विधायक कांग्रेस में आके खड़े हो गए हैं। अब भारतीय, ये कहा गया है, मैं अक्सर मैं आपके चैनल पर शांतनु भाई कहता हूँ, झूठ, फरेब, मक्कारी, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, ये बहुत दिनों तक नहीं चला करती है, और जब खुलता है ना तो ये बहुत तकलीफदेह होता है। अब भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब, जालसाजी जनता के साथ करते हैं वो खुलने लगा है। जिस तरीके से पिछले 9 सालों में हमारे जो है, चाहे दलित समुदाय हो, चाहे बैकवर्ड समुदाय हो, और खासकर अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से जो नाना प्रकार के अत्याचार करने का काम किया है, ये कहां से जस्टिफाई करेंगे? आज हमारा मुस्लिम भाई क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे इबादत करेगा, हर चीज में आप घुसे हुए हो। कहीं ये संविधान इनको इजाजत नहीं देता है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे योगी जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में विपक्ष बराबर ये मांग करता रहा है कि टॉप 100 टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करें। आज तक कहां इन्होंने जारी किया? केवल और केवल एक जात, धर्म, मजहब विशेष के लोगों के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। क्या
ये कहां से ये उचित ठहराएंगे, कहां से इनको जनता वोट लेकिन देगी? 64 लोगों की लिस्ट केवल जारी कर और दी गई है, केवल माफियाओं की लिस्ट। अरे इन्होंने किसके ऊपर कार्रवाई किया? केवल बराबर सारे मीडिया में अतीक 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 आदमी भैया जनता का सुनते हुए कान पक गया है। क्या इनके पास और मुख्य मुद्दों से उत्तर प्रदेश में न विकास है, न उत्तर प्रदेश में पढ़ाई है, लिखाई है, न बेरोजगार, न रोजगार है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। और जिस तरीके से संगठित भारतीय जनता पार्टी में लूट है, भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार, आकंठ में डूबी हुई सरकार भ्रष्टाचार में है। केवल मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। ऐसे इनको वोट मिलने वाला नहीं है। ये चंद वोट, इनका सच तो ये न दलित इनसे नाराज है, बैकवर्ड इनसे नाराज है, बेरोजगार इनसे नाराज है, युवा इनसे नाराज है, मुसलमान DP सिंह जी, इनसे नाराज है। भ्रष्टाचार उजागर क्यों नहीं करते आप? कौन देगा? अब इनकी कलाई खुल गई है, काठ के हारी। तो कहावत है ना शांतनु भाई गाँव में, काठ के हारी, ये बहुत बार बार नहीं चला करती है। चलिए ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी के कलाई खुल चुकी है और अभी इसमें परास्त करेंगे हम लोग। और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस निकाय चुनाव में हम कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी इनको हम इस निकाय चुनाव में हराएंगे और 2024 में इनको जबरदस्त तरीके से परास्त करेंगे। और 13 तारीख को इन्होंने जानबूझ के 13 तारीख को इन्होंने इसके निकाय चुनाव के जो है रिजल्ट का डेट रखा है, क्योंकि वहां पे कर्नाटक में इनका सूखड़ा साफ हो जाएगा। तो जो इनके जो फ्रंट लाइन मीडिया है उन पर चलाने के लिए ये उत्तर प्रदेश में सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे और वही दिन भर हम चलाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल किया, इतनी बड़ी जीत। अरे थक गए हैं, जनता पक चुकी है आपके उन चैनलों को। हमारा भारत समाचार चैनल जो उत्तर प्रदेश का चैनल है, एक बहुत ही सम्मानित चैनल, लोग अब इसको देखते हैं। अब आपके वो जो गोदी मीडिया वाले चैनल को देखना लोग पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को हमें सलाह है कि आप सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता और देश की एकता, अखंडता, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। हमारे देश की खासी रही है, कुछ बचा के रखिए, अगले सवाल के लिए कुछ बचा के रखिए डीपी सिंह जी। कुटुंबकम की भावना से आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अरविंद जी जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे सर सुनिए ना, अब आप ही बोलते रहेंगे क्या? कोई बड़ा नहीं होता। नहीं, अब आप ही बोलते रहेंगे। दूसरे सवाल के लिए भी जवाब रखिए ना थोड़ा। मैं आऊंगा आपके पास डीपी सिंह जी। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, किस तरह से देखते हैं ये जो कदम उठाया गया है नगर निकाय चुनाव में? बदलाव की राजनीति की बात कही जा रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। किस तरह से देखते हैं आप ये बीजेपी के द्वारा जो कदम उठाया गया है? शांतनु जी, एक कहावत है कि गुफा में अंधेरा चाहे जितनी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है। भारतीय जनता पार्टी को वह रोशनी जो है 2022 में मिल गई। आंकड़ों पर थोड़ा गौर करेंगे तो यह पूरी जो है तरह स्पष्ट हो जाएगा कि वह मुस्लिम चेहरों पर दाव अब लगाना क्यों शुरू किया है। आप देखेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 8% मुसलमानों का वोट भाजपा को मिला। मजेदार बात यह कि बसपा को 6% मिला है और कांग्रेस को 3% मिला है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुसलमान आज की तारीख में बसपा के साथ ज्यादा है, कांग्रेस के साथ ज्यादा है या भाजपा के साथ ज्यादा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आप देखेंगे 2022 के चुनाव में तो 2017 के मुकाबले भाजपा 1.62% वोट शेयर कम पाई। उसका खमियाजा यह निकला कि वह 57 सीटें हार गई। अब भाजपा को लग रहा है कि सेंट्रल की जो योजनाएं हैं, स्टेट की जो योजनाएं हैं, उससे मुस्लिम वर्ग भी लाभान्वित हो रहा है, तो हो सकता है कि वह हमारे पाले में आ जाए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे 2014 के लोकसभा में तो भाजपा को पूरे देश में मुसलमानों का 3% वोट मिला और 2019 में आप देखेंगे तो 10% चला गया। महाराष्ट्र में तो 21% मिला, बिहार झारखंड में 14% मिला। तो भारतीय जनता पार्टी यूं ही जो है मुस्लिम चेहरों को आगे नहीं कर रही। एक मजेदार बात और है, आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को ज्यादा नुकसान हुआ 2019 के लोकसभा में। सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल में जो है 7 सीटें हार गई। नगीना, अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर वो सीटें बसपा जीत गई। मुरादाबाद, संभल, रामपुर जो है सपा जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर जो है हम पार्षद के तौर पे या क्षेत्र पंचायत के या नगर पंचायत के अगर हम उम्मीदवारों को, मुस्लिम चेहरों को आगे करते हैं
तो एक भारत की राजनीति में जो धारणा बनी है कि भाजपा जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, तो वह जो है इस धारणा को तोड़ रही है। जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मेयर का क्यों नहीं देती, तो देखिए भाजपा जो है वह यूं ही बड़े प्रदाव नहीं लगाएगी, वो पहले छोटे छोटे प्रयोग करती है, उसका असर देखती है, उसका नफा नुकसान देखती है। तो अभी जो है वो छोटे छोटे स्तर पर टिकट दे रही है, इसके बाद जो है वह जो है आगे चल करके आप देखेंगे कि अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो वह लोकसभा का भी देगी, विधानसभा का भी देगी। तो ये मान करके चलिए कि भाजपा का यह जो प्रयोग है या अभी जो है छोटे चुनाव जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो ये जो छोटे चुनाव में इसके असर को जांचना चाहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप देखेंगे तो आज की तारीख में भाजपा की बेचैनी इसलिए भी है कि सपा के पास 111 सीट है और आरएलडी के पास 8 है। अगर इसको लोकसभा के सीटों में तब्दील करेंगे तो 25 सीटों पर सपा रालोद गठबंधन जो है बढ़त बनाया गया है, तो उसमें किस तरह से सेंधमारी की जाए या तभी संभव हो पाएगा। जो 19% 20% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जमात है उसका एक हिस्सा जो है भाजपा अपने जो है शिविर में ला सके उन लोगों को। देखिए भाजपा का उत्साह इसलिए भी है कि क्योंकि जिस तरह से योजनाओं का लाभ जो है सबको मिल रहा है, तो जमीन पर जो प्रतिक्रिया उभर करके सामने आ रही है वो भाजपा के कानों तक पहुंच रही है। तो निसंदेह जो है भाजपा उससे उत्साहित है। तो मेरा मानना है कि इसीलिए जो है वह इस प्रयोग को इस बार करने जा रही है। शांतनु जी। लेकिन अरविंद जी देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उसका लाभ तो मिल रहा है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। भरोसा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो नहीं हो पा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि भरोसा जो है वो बहुत ज़्यादा 1% अगर मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं भरोसा जो है उनका जता पा रहे हैं, तो ये भरोसा आखिर कैसे कायम होगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए जैसे कि आमतौर पे धारणा है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे जो है धारणा बदल रही है, मेरा मानना है। क्योंकि 2022 में 8% पाना मुसलमानों का वोट सामान्य बात नहीं है। जहां बसपा जो है मेजॉरिटी के तौर पे 2007 में जो है रही, वह 6% पा रही है मुसलमानों का, कांग्रेस 3% पा रही है। तो यह मान बैठना कि जो एक पसमानदा मुसलमानों का एक वर्ग है जो वह चाहता है कि मेरे हाथ पर कुछ आए, अभी तक उसके हाथ पर सीधे तौर पर कुछ नहीं गया, तो उसके हाथ पर आप देख रहे हैं कि पैसा भी पहुंच रहा है, घर में राशन भी पहुंच रहा है, टॉयलेट भी पहुंच रहा है। हो सकता है कि वह अभी बहुत सीमित मात्रा में हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है धारणाओं को तोड़ने में बहुत कामयाब होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसी दाव को आगे बढ़ा रही है। यह कितना सफल होगा नहीं होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। शांतनु जी। बिल्कुल, 350 कैंडिडेट्स को देखिए टिकट दिए हैं दीपक जी, लेकिन कुछ ऐसे बयान जो है ना आपकी पार्टी के नेताओं के इधर उधर से आ जाते हैं तो पूरा जो किया धरा जो कुछ भी है उस पर पानी फिर जाता है। और कर्नाटक की ही बात कर लें अगर, तो वहाँ से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एक तरफ तो आप टिकट दे रहे हैं, मुस्लिमों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी कहा जाए कि भागीदारी जो है वो बढ़ाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के बयान आते हैं तो फिर किस तरह से फ़ायदा मिलेगा ये दीपक जी? देखिए शांतनु जी, जिस प्रकार से मेरे पहले साथी प्रवक्ता समीर जी और डीपी सिंह जी का जवाब दे, तो फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं, क्रमशः जवाब देता हूं। इन लोगों ने कहा कि समीर जी ने कहा गंगा जमनी तहजीब, तो गंगा जमनी तहजीब इनके लिए कौन थे? वो माफिया लोग थे। अगर असद का एनकाउंटर होता है तो उसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, गंगा जमनी तहजीब का भाईचारे का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं या ऐसे लोगों को गंगा जमनी तहजीब का प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं? फिर उन्होंने बोला अत्याचार। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा समय तक समाजवादी पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर शासन रहा समाजवादी पार्टी का। और क्या समाजवादी पार्टी के दौरान कितने मुसलमानों को भला करने का काम किया इन लोगों ने? क्या इन लोगों को मुख्यधारा के अंदर लेकर आने का काम किया? आज तक नहीं हुआ। आज तक केवल वोट बैंक की राजनीति के नाम पर, उनको तुष्टीकरण की राजनीति पर उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया, परंतु उनके मुख्य धारा है उसे जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। और ये मुसलमान समझता है, और उसी का कारण है कि जो 8% जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के तरफ डाइवर्ट हुआ, वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने अपनी जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं थी, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जाति के वाद के, बिना धर्म के
उनको सीधा उन तक पहुंचाने का काम किया है, महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। आज भी आवास की योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो महिलाओं को सबसे ज्यादा रजिस्ट्री करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कोई भेदभाव नहीं है सरकार के अंदर। जो पूर्व की सरकारों के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, वहीं पर हमारे डीवी सिंह जी बोल रहे थे नफरत की हिंसा, संविधान की इजाजत। तो एक बात बताइए, संविधान की इजाजत लेकर ही तो इंदिरा गांधी जी ने वहां पर इमरजेंसी लगाई थी भारत के अंदर, जब इन्हें संविधान की दुहाई याद नहीं आई। अरे संविधान की जब दुहाई याद नहीं आई, जब इनके जो नेतृत्व है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं और ये बाहर उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है। अगर कोई एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो क्यों बाहर आप वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन में आंदोलन कर रहे हैं? जाते राहुल गांधी जी तो भ्रष्टाचार में संलिप्त तो इनकी खुद का नेतृत्व है। और वही बात अगर देखो कर्नाटक की जाए तो देखिए तुष्टीकरण के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आज हमने तो तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने का काम किया। हमने कहा कि सबको हम समान भाव से एक साथ में लेकर ऊपर उठाने का काम करेंगे। और भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण तुष्टीकरण है दीपक जी, आरक्षण तुष्टीकरण है। क्या बैकवर्डों का 27% आरक्षण है को आप तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्या दलितों को, एसटी को जो आरक्षण संविधान सम्मत है क्या तुष्टीकरण है? क्या 4% हमारे जो डीपी सिंह जी 4% हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को, गरीब अल्पसंख्यक भाइयों को, चाहे वो कर्नाटक में हो चाहे तेलंगाना में, आपके जो है नेता भारत के गृह मंत्री वहां जाकर के लोग विरोध कर रहे हैं कि मैं सरकार आ जाएगी, सरकार आ जाएगी तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। अभी आप सरकार में हो, कर्नाटक में सरकार में हो, आपने कोई खत्म कर दिया। आप कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे और वहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होगा। आप इस तरीके से दो तरफा बातें करके देश को क्या संदेश देना चाहते हो? केवल देश को आपका जो चार चेहरा है तो झूठ बोलना और लोगों को भ्रम में लाना और लोगों से वादा खिलाफी करना। अब आप जान रहे हो कि आपने तेलंगाना में कुछ हो नहीं, कर्नाटक में आप बुरी तरह हार गए हैं। आप तो आप वहाँ पे इसका आगे आपने कि 4% आरक्षण कर देंगे। अरे आप जो है, आप वास्तव में जो मैंने कहा है कि आप दलित विरोधी हो, मुस्लिम विरोधी हो, बैकवर्ड विरोधी हो, युवा विरोधी हो और देश के जो आपको 140 करोड़ लोग 140 अलापते रहते हो ना, आप देश की जनता को जो आप महंगाई दिया है, जो बेरोजगारी दिया है, जो आपके नाना प्रकार की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, दो जोन की रोटी उनको जूता पाना मुश्किल हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप जिस तरीके से बातों फूट डालो राज करो का जो आपका सपना है अंग्रेजों का सपना तो आप समीर सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। वो आप चलने वाला नहीं है। ठीक है डीपी जी, जनता समझ चुकी है। डीपी जी, जनता जो है आपको कहा जवाब अभी इसमें देगी, चुनाव में कर्नाटक में देगी और 2024 में आप पूरी तरह 50 सीटों से कम सीटों में आप जीतोगे। चलिए ठीक है। डीपी सिंह जी देखिए, पहले भी बहुत कुछ देख लिया। दानिश आजाद अंसारी जो है वो, उनका ये कहना है, अकेले जो मुस्लिम मंत्री हैं योगी सरकार में, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुस्लिमों को ठगने का काम किया है। दूसरा, अभी एक घटना जिसका जिक्र किया है दीपक बघेल जी ने, उन्होंने कहा कि आप देखिए अतीक जैसों को अगर आप एक हीरो बनाएंगे और उस पर राजनीति करेंगे तो फिर कैसे भाईचारे की जो बात की जा रही है वो कैसे भाईचारा किस इसमें इस तरह से अगर माफियाओं को अगर आप हीरो बनाएंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा? समीर जी। शांतनु जी देखिए, आपके जो दोनों सवाल हैं उस पर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं समय लूँगा जी। देखिए कि पहले तो ये क्लैरिफाई कर लिया जाए कि देखिए अतीक अहमद का मुद्दा इतना पुराना हो चुका है, हालांकि मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ही उसको जानबूझ के चला रही है क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि अतीक अहमद से उनको फ़ायदा होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये कभी नहीं बोला कि अतीक अहमद के प्रति हमारी कोई सहानुभूति है या कोई सपोर्ट है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी पिछले 6 साल से कह रही है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो चुका है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो चुका है, उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो सिर्फ फर्जी है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, तो इसी के मद्देनज़र जो ये अभी अतीक अहमद का जो एनकाउंटर, जो उनका मर्डर हुआ, उसमें यही बात तो हो रही थी कि इसमें अगर वो अतीक अहमद की जगह कोई और भी होता तब भी सवाल वही उठता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी लचर है, उत्तर प्रदेश की कानून के पुलिस कितनी ज़्यादा विफल है अपने क्राइम कंट्रोल करने में कि उनकी एक गश्त की मौजूदगी में और मीडिया के मौजूदगी में एक क्रिमिनल को मार दिया जाता है।
तो अगर इसको हम उठा रहे हैं सवाल उनके कानून व्यवस्था पे, और वो कह रहे हैं कि हम अतीक अहमद के सपोर्ट में। बात अतीक अहमद की है ही नहीं, बात यह है कि जुडिशियल कस्टडी में आपको एक गुनहगार दिया जाता है और आप उसको मरवा देते हैं, या फिर उसको आप जो मारना चाहता है उसको मारने देते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर पाते। तो अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अब इसके बाद यहाँ पे इतने बड़े बड़े कांड हुए जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं कौन सी दुनिया में है कि उनको दिख रहा है कि यूपी में दंगे नहीं हो रहे, यूपी में कर्फ्यू नहीं लग रहा, 144 की धारा पता नहीं हटती कब है, लगती बाद में, हटती पहले लग दुआ जाती है, और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो हम तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और जो कि जनता के सामने है। तो इसमें मजहब की बात, इसमें अतीक अहमद जैसे लोगों से रिश्ते की बात तो आती ही नहीं है। ये तो सिर्फ गुमराह करने वाली चीज है जो कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रही है और कर रही है। रही बात अभी जो बात आपने करी दानिश आजाद जी की, तो देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत खासियत है कि देखिए वो मुस्लिम विरोधी हैं, उनका डीएनए मुस्लिम विरोधी है, हर किसी को पता है, लेकिन सिंबॉलिक के तौर पे ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर उन्होंने आज कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों को नगर निकाय के चुनाव में टिकट दे दिया तो ऐसा कुछ पहली बार उन्होंने किया है। इनके पास मुस्लिम नेता हैं, इनके पास मुस्लिम नेता दिखाने के लिए हैं सिंबॉलिक की, देखिए हमारे पास भी मुस्लिम नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाटक है, जो ड्रामा है, वो अपने समुदाय में फैला सके कि देखिए अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों, हमें क्यों बनाया जाता। प्लस अगर क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी है तो मुसलमानों के इतने हित में काम करती है, तो दानिश आज़ाद चले आते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए। तो दानिश आज़ाद जी एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है गवर्नमेंट में, उनको सिर्फ रखा ही इसलिए गया है कि वो भारतीय समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने समुदाय में थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। तो यही सिंबॉलिक वाला जो काम है, यही भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय के चुनाव की बात कर रही है। और जो अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बात कही, उस बात में थोड़ा सा अग्री करूंगा, थोड़ा सा डिफर करूंगा कि एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर उन्होंने करी है, टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर जरूर किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि इसके बेसिस पे वो आगे अगर कुछ बड़े चुनावों में कुछ बड़े टिकट देंगे मुसलमानों को, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े चुनावों में कोई भी आप महत्वपूर्ण टिकट, कोई भी आप महत्वपूर्ण पद पे किसी मुसलमान की नियुक्ति आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है ही नहीं। अब अगर जो समाजवादी पार्टी बात कह रही है कि मुस्लिम विरोधी हैं, तो बिल्कुल मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम ये जानता है। आप जो अभी डीपी सिंह जी ने भी बात इतनी अच्छी से बताई थी कि देखिए अगर आप जो दोहरा व्यवहार जो बात उठा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आदित्य राणा 2.5 लाख रुपए का जो इनामी था उसको मार दिया गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया, लेकिन जैसे ही अतीक अहमद को की हत्यारों ने हत्या कर दी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के ताबड़तोड़ एक तरफ से ट्वीट जो है वो सामने आ गए। तो इस वजह से अगर कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो उस पर भी उठने चाहिए। कानून व्यवस्था पे टोटल सवाल उठता है। कानून व्यवस्था पे आप ये कह रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं अभी पिछले हफ्ते जो जालौन की हमारी बहन के साथ जो हरकत हुई, जो घटना हुई, वो क्या समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाई? एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है, एक इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो कुछ एक तरफा जो मीडिया हो चुकी है उसके लिए कितने मीडिया वालों ने दिखाया कि जो जालौन में जो घटना हो गई हमारी बहन के साथ, भारत समाचार ने उसको डिस्प्ले किया था, बाकी कितने चैनल्स पे इस पे डिबेट हो गई। पिछले 10 दिन से अतीक को जानबूझ के सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए और समाज में जो ध्रुवीकरण है उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ अतीक अहमद का मुद्दा उठाया जा रहा है। मुद्दा सीधा सरकार का फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, लेकिन उसको एक अलग ही पूरा प्रोपेगेंडा बना के सब जनता के सामने रखा जा रहा है। जबकि बात सिर्फ इतनी है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में एकदम फेल है। उत्तर प्रदेश एक फेल्ड स्टेट की तरफ ऑलमोस्ट बढ़ नहीं रहा है, ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानने को रेडी नहीं है, अपनी विफलताएं स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है। और बात करते भ्रष्टाचार की, अभी अब निकाय के चुनाव है, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, किस तरीके से नगर आयुक्त ने लखनऊ में नगर निगम का भ्रष्टाचार सामने रखा हुआ है, उसकी बात करें। दीपक जी से जवाब लेते हैं। दीपक जी जवाब। शांतनु जी, हमारे प्यारे प्रवक्ता समीर जी ने कई आरोप लगाए लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर। अरे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मैं बताऊं किसे कहते हैं? सिटिंग बसपा विधायक राजू पाल, गोली मारी जाती है AK-47 इस्तेमाल करके, उसके बाद में उसको अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसके मरे हुए शरीर के अंदर तस्दीक करी जाती है गोली मार के। दीपक जी, जुडिशियल कस्टडी में 17 पुलिस वाले और न जाने कितने पत्रकारों के बीच 3 लोग आके जय श्री राम का नारा लगाते हैं और 22 राउंड फायर कर देते हैं। कोई तुलना कर पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे? 2002
बाद आप 2023 में ऐसी घटना करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, कानून व्यवस्था हम कहते हैं आखिरी दम में आखिरी सांस ले चुका उत्तर प्रदेश। आप क्या बात कर रहे हैं? दिन दहाड़े प्रयागराज में एक ऐसा विटनेस जो कितना हाई प्रोफाइल विटनेस है, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, दवा खाट में धरे बैठे रहते हैं। उसके बाद कहते हैं आज तक अभी जितनी बड़ी घटना हो गई, उमेश पाल के हत्याकांड में जितने लोग थे 50 दिन से ऊपर हो गए, अभी पकड़े नहीं है। और बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था यहाँ पे कोर्ट करेगी कोई काम, उसका क्रेडिट खुद ले लेंगे, खुद फेल होंगे, उसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी को दे देंगे। पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है, सर्कस चला रहे हैं कि सरकार चला रहे हैं। लगातार उसे डिफेंड करने का काम किया, किसी ने उसे बचाने उसके खिलाफ बात करने का काम नहीं किया, सबने उसके समर्थन में काम किया। और देखिए आज भी समझिए उनके ऐसे माफियाओं के ऐसे अपराधियों के साथ में खड़े आते हैं। जब देखिए हिंदू मारा जाता है, आदित्य राणा था, वो भी तो योगी आदित्यनाथ जी की जाति से आता था, उस पर तो प्रश्न नहीं उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। अरविंद जी ठीक है, मैं आऊंगा दीपक जी आपके पास। अरविंद जी देखिए, अतीक अहमद का जो मामला है वो लगातार जो है वो चल रहा है और उसमें जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसको दिखाया भी जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी आखिर क्यों डिफेंसिव मोड में आ जाती है जब अतीक अहमद की बात होती है? क्या वजह, और क्या ये जो अतीक अहमद का जो पूरा कांड हुआ है निकाय चुनाव में कितना प्रभाव डालने वाला है? देखिए शांतनु जी, थोड़ा समय दीजिएगा, कुछ चीजों पर गौर करने लायक है। कानून व्यवस्था एक ऐसा संवेदनशील मसला होता है कि जिसपे सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सत्ताएं उखड़ जाती हैं। जी मुझे याद है 2007 में जब मायावती जी का शासन हुआ तो उन्होंने 2008 में उमाकांत यादव जो सांसद थे, उन्हीं के पार्टी के थे, वो अपने दरवाजे पर बुलाए और उन्हें गिरफ्तार करवा करके जेल भेजे। यह जो है एक संदेश गया कि देखिए कानून व्यवस्था के मसले पे बहन जी जो है किसी से समझौता करने वाली नहीं है। लेकिन 2011 में आपने देखा कि किस तरह से जो है उन्हीं के पार्टी के एक विधायक उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनोज गुप्ता डॉक्टर थे, उनकी पीट कर चंदा मांगने के एवज में हत्या कर दी। पूरे प्रदेश में यही गया कि यह जो है पूरी तरह से सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूब गई है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, वो सत्ता से हाथ धो बैठी। अखिलेश जी शासन सत्ता में आए, अखिलेश जी जब आए तो डीपी यादव को का टिकट भी कटवाया, उन्हें पार्टी से बाहर किया। वे संदेश देने में सफल रहे कि वो कानून व्यवस्था उनके लिए शीर्ष प्राथमिकता में है, अपराधियों से दूरी बना के रखेंगे। लेकिन आपने देखा कि 2013 में मुजफ्फरनगर में ही किस तरह पुलिस अभिरक्षा में विक्की त्यागी को अपराधियों ने घेर करके मार डाला, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। इसके बाद कई और मसले आए। राममूर्ति वर्मा जी के एक जो विधायक हैं शाहजहांपुर के, एक पत्रकार के जलाकर मारने वाले मामले में उनकी मामला उछला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक परसेप्शन बना कि कानून व्यवस्था के मसले पर जो है अखिलेश जी भी फेल है, उनकी भी सत्ता उखड़ गई। अब देखिए 17 में योगी जी आते हैं, केवल एक मसला को उन्होंने आगे बढ़ाया, कानून व्यवस्था के मसले को। वह रामराज आया हो ना आया हो यह अलग विमर्श का विषय है, लेकिन जनमानस में धारणा बैठी कि योगी जी जो है माफियाओं के गुंडों के खिलाफ है। यह अलग विषय का विमर्श है कि किन माफियाओं पर जो है उनका बुलडोजर चला, किस पर नहीं चला। और मेरा मानना है कि 2022 के विधानसभा में कानून व्यवस्था ही ऐसा पुख्ता मसला बैठा कि वह जो है 2022 में पुनः जो है सत्ता में वापसी कर गए। तो भारतीय जनता पार्टी, आपने सवाल किया ना कि अतीक के मसले को क्यों जो है बार बार चलाना चाह रही है। देखिए राजनीति में धारणाएं बहुत तेजी से सफर करती हैं और धारणाओं पर ही जनमत का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि अतीक के मसले पर अतीक को मिट्टी में मिला करके जो विधानसभा में उन्होंने एक संकल्प जाहिर किया था उसको पूरा करके एक संदेश दे दिया है कि हमारे शासन में जो है गुंडा माफियाओं की नहीं चलेगी। तो यह परसेप्शन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को सूट करा। अब यह सवाल उठता है कि क्या नगर निकाय चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, जैसा आपने प्रश्न किया। देखिए जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब भी नगर निकाय का चुनाव जीती थी। 2012 में अखिलेश जी शासन में थे, लेकिन उसमें 12 नगर निगम थे, 10 भाजपा जीत गई और 2 पर निर्दलीय जीत गए। न सपा का खाता खुला न बसपा का खाता खुला। तो ये मान के चलिए कि शहरों में भाजपा की जड़ें मजबूत है। और मेरा मानना है कि जो रिजल्ट आएगा 13 तारीख को, बनिस्पत अन्य पार्टियों की अपेक्षा भाजपा जो है फायदे में रहेगी, नफे में रहेगी। जी डीपी जी। शांतनु भाई, हम लोग अरविंद जयतिलक जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कहा है इस डिबेट में जो हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसे कि मैं भी 15 साल से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ और मैंने भी पढ़ाई लिखाई किया है, कई सारे चुनाव को मैंने नज़दीक से देखा है, कराया है सर।
ये कौन सा जो बैरोमीटर है, कौन सा जो है वो नापने का पैमाना है कि अरविंद जी को मालूम है कि 8% वोट 2022 में मुसलमानों के मिले, 3% कांग्रेस को मिले, 6% बसपा को मिले। ये हमारे समझ से परे, मैं जानना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कहा जाए, आदरणीय स्वर्गीय आंकड़े कहां से आपने एकत्रित किए बता दीजिएगा। हाँ, एक सेकंड आप पहले मैं बोल लेना, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोल लेना दीजिए। अरविंद जी बाद में आप लोग सब लोगों ने भरपूर समय लिया है। हमारे सपा के प्रवक्ता ने भी पहले कह दिया मुझे पूरा समय चाहिए, तो मुझे भी समय चाहिए। बहुत बड़ी बातें अरविंद जी जयतिलक जी ने कहा। जल्दी करिएगा डीपी जी, मैं कहना चाहता हूँ जो शांतनु भाई, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुसलमानों की, मेन मुद्दा मुसलमानों की बात करती है, क्या जनता भूल जाएगी कि जो हिंदुस्तान का संविधान, जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र, तो दुनिया के शानदार लोकतंत्रों में, शानदार संविधानों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान दुनिया के सबसे सुंदर संविधानों में से एक था, क्या उस संविधान को कमजोर नहीं किया जा रहा है? क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर नहीं किया जा रहा है? क्या हमारे देश की जो थाती है सेकुलरिज्म, उस सेकुलरिज्म के लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सारे के सारे संगठन उस पर जो है करारा प्रहार कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इस तरीके से बातें करेंगे तो क्या जो है, जो हमारा अल्पसंख्यक भाई इनसे खुश होगा? और दूसरी बात जो अरविंद जी ने बात जो कहा था, यहीं पे गणेश शंकर विद्यार्थी जी हुआ करते थे, उनको फादर ऑफ जर्नलिस्ट कहा जाता है, जर्नलिस्ट कहा जाता है। उन्होंने कहा था, मैं पढ़ा है उनको, कहा था कि मीडिया सरकार का सबसे मुख्य विपक्षी हुआ करता है। हमेशा मीडिया को जनता के, जन समुदाय की समस्याओं को जो है आगे लाना चाहिए, उसको उद्धृत करना चाहिए। आज की जो पत्रकारिता है, जो गोदी मीडिया की पत्रकारिता है, ज्यादातर, सबको मैं नहीं कहता हूं, भारत समाचार हमारा निष्पक्ष पत्रकारिता के जाना जाता है, तभी हम लोग आते हैं आप बोलने के लिए। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, हम लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, फोन आता है मना कर देते हैं। सब लोग हम बहिष्कार, सपा भी बहिष्कार किया, कांग्रेस भी बहिष्कार किए हुए हैं, न कितने नाम लेना उचित नहीं है। तो आज बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी, प्रीत पत्रकारिता जो कभी जो है राजा महाराजाओं के समय हुआ करती थी, केवल जो है शासन सत्ता को खुश करने के लिए जनता का ध्यान भटकाया जाता है। एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगा, एक सवाल का जवाब मीडिया जगत के लिए और पत्रकारिता के लिए ये आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा जो है बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता मीडिया पर काफी गुस्सा जो है वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीपी सिंह जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के आपने देखे, अखिलेश यादव जी हों, शिवपाल जी हों, रामगोपाल जी हों, तमाम जो लोग हैं वो नगर निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं फील्ड में दिखाई दे रहा? आदरणीय शांतनु त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत संवेदनशील पत्रकार हैं। मैं ये दिखाता हूँ सर, मैं लगातार अभी आपके यहाँ से जाता हूँ, सीधे जो है पदयात्रा करूँगा। मैं भी प्रदेश महासचिव प्रवक्ता हूँ सर, और सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो है सारे बड़े नेता और राष्ट्रीय नेता भी, अभी प्रियंका जी भी हो सकता है इस चुनाव प्रचार में आएंगे। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया है, ये सिरे से खारिज करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस अप्रत्याशित सफलता। डीपी जी, मैंने ये सवाल किया कि नेता दिखाई नहीं दे रहे, आपने उसका जवाब दिया कि प्रियंका जी आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अरविंद जी, कहाँ से आपने कलेक्ट किया ये डाटा जो आप अभी पेश कर रहे थे? डीपी जी को बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए CSDS का आंकड़ा है और ये आंकड़ा 3 दशक से यह जो सर्वे करती है, और मेरा मानना कितना सेकुलर तौर पे शायद ही कोई जो है सर्वे एजेंसी हो, अगर आप उसका सर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी एजेंसी ने कहा कि 79% मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को दिए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इससे खुश भी होना चाहिए कि एक जो माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन है उसके साथ खड़ा है। तो ये जो है इन आंकड़ों से कोई खेल नहीं सकता है, क्योंकि आंकड़े जगजाहिर है और सभी लोग जितने पत्रकार हैं, हम हैं, आप हैं, चाहे यही इन्हीं आंकड़ों के आधार पे जो है आप देखिए कि दूसरे राज्यों में जहां सरकार कांग्रेस की है, आंकड़े बदलते बिगड़ते रहते हैं।
आपको मैं आपको सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको सम्मान करता हूं सर। अभी 2009 बहुत दिन नहीं हुआ लोकसभा में। और सर बता दूं आपको, 2004 में कांग्रेस 9 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आंकड़े बनते बिगड़ते नहीं है। 2004 में 9 ये नहीं कहा कि आंकड़े बनते बिगड़ते नहीं है सर। 2009 में तो जो आंकड़ा है वो पेश किया है, 23 सीटें जीतने का काम किया था। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे रहा करती और थी। डीपी जी, उसके बाद फिर वो आए, फिर नीचे चलेगा। 14 साल का उनका बनवास रहा है। चलिए, और ठीक है। 2024 में इनका इतना लंबा बनवास होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को पूरा देश इस समय देख रहा है। राहुल गांधी जी नॉट ए सिंपल पर्सन, ही इज ए डिवाइन पावर पर्सन बन चुके हैं और पूरी दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी की पहचान हो गई है। जाइए। चलिए डीपी जी, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया डीपी जी के लिए, देखने के लिए। डीपी जी, वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। डीपी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुरुक्षेत्र में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।